Hello dear student, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am Priya Gautami of Physics faculty और here we will discuss about laws of motion. ठीक है, तो laws of motion के बारे में अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. So let's start laws of motion. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का? फर्स्ट लॉ जो कहता है न्यूटन का वो ये बोलता है कि जब तक किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होता. मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा. तब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते. तो क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कहता है a particle remains at rest or in a state of uniform motion unless a external force does not act. External force does not act upon a particle. ठीक है, तो जब तक किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है तो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहेगा. बेसिकली हम बात करें तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें एक डेफिनेशन देता है इनर्शिया की. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया. द फर्स्ट law of motion gives a definition of inertia. ओके, तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया की बात करूं तो इनर्शिया का सीधा कनेक्शन है मास से, क्योंकि मास किसी की पोजीशन को चेंज करना, अगर वो स्टेट में है तो उसको मूविंग पोजीशन में लाना या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसको रेस्ट पे लाना, ये सब क्या मास पे भी डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा. जिसका मास ज़्यादा हैवी, कोई जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी होंगे तो क्या उनकी पोजीशन को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. हाँ, उसके जगह हम कोई लाइट बॉडी ले लेंगे तो क्या उसकी पोजीशन को चेंज करना थोड़ा इजी होगा? बिल्कुल. तो इनर्शिया को समझते हैं. इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया ऑफ मास, अगर मैं मास की बात करूं तो द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. यानी कि इनर्शिया का डायरेक्ट किससे कनेक्शन है? मास से. तो यहाँ पर क्या है? अ मैसिव ऑब्जेक्ट जिसका ज्यादा मास है, अ मैसिव ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया देन अ लाइट ऑब्जेक्ट. जो हैवी मासेस है, जिन बॉडी का मास ज्यादा है उनका इनर्शिया भी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लाइट बॉडीज का इनर्शिया भी कम होगा. तो इनर्शिया क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के? बिल्कुल होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो देखो कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसकी एक टेंडेंसी होगी कि अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो एक टेंडेंसी होगी कि एक लिमिटेड फोर्स तक तो वो नहीं हिलेगा आपसे, फिर अगर आप उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तब वो हिलेगा. ठीक है, तो क्या वो अपोज करेगा आपके एक्सटर्नल फोर्स को? बिल्कुल. तो क्या उसका वो जो टेंडेंसी है जिससे वो अपनी पोजीशन से रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अपनी नेचुरल पोजीशन पे ही बने रहना चाहेगा, आपके एक्सटर्नल फोर्स को वो अपोज करेगा, वो टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? टेंडेंसी of a body to continue its state of rest. अगर वो रेस्ट पे है तो अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो क्या एक थोड़े टाइम तक तो अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो रेस्ट पे बनने की ही कोशिश करेगा, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली वो अपनी रेस्ट की पोजीशन से मोशन में चला जाएगा, लेकिन वो कोशिश तो करेगा आपके फोर्स को अपोज करने की. तो वो जो टेंडेंसी है जहां तक बॉडी रेस्ट पे ही रहती है, वो क्या हो जाता है? इनर्शिया ऑफ मास. ठीक है,
tendency of body to continue its state of rest. For example, when a bus starts suddenly, the passenger fall backward. जब भी बस स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को वापस अपनी स्टेट रेस्ट की पोजीशन में बनाने के लिए अपने आप को पीछे ऐसे हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो टेंडेंसी क्या होती है कि हम हमारी पोजीशन पर बने रहे, क्योंकि बस आगे चल रही है। तो हमें रेस्ट पे लेने के लिए सडनली जब सडनली बस स्टार्ट होती है तो हम अपनी पोजीशन पे बने रहने के लिए थोड़ा पीछे झुक जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली देन द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमें रेस्ट पे रहना है, हमें क्या करना है, रेस्ट पे रहना है, इसलिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, इनर्शिया ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि अगर कोई मोशन के स्टेट में है तो टेंडेंसी उसकी कि वो मोशन में ही रहेगा, उसको हम स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो मोशन में रहता है तो उसकी कौन सी टेंडेंसी हो जाती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, a bicycle is observed to move forward even when पैडलिंग इज स्टॉप्ड। अगर कोई साइकिल चला रहा है तो आप कई बार ये ऑब्जर्व करते हो कि वो पैडल जो लगाना बंद कर देता है, फिर भी साइकिल मोशन में रहती है। तो वो टेंडेंसी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। वो टेंडेंसी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हम बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ की, तो क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो चेंज, जब हम किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है, बिल्कुल उसके मोमेंटम में चेंज होता है। तो वो जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के। जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, जो रेट ऑफ, देखो यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसा भी गलती करते थे कि जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। लेकिन नहीं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, देखो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी, डेल टी क्या है यहाँ पर, टाइम इंटरवल। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब देखो यहाँ पर अगर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एम को यहाँ पर इसको फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मान लो ऑब्जेक्ट के पास u थी और फाइनल वेलोसिटी मान लो v हो जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ठीक है, अब यहां से देखो m को कॉमन ले लो तो ये कितना मिल जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो ये क्या है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो क्या ये एक्सेलरेशन है, बिल्कुल एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, सॉरी इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो अगर मैं यहाँ से ये हटाऊंगी प्रोपोर्शनल, तो एफ इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, के एम ए, और के को हम यूनिट मान लेंगे। तो यहाँ से सीधा सीधा हमारे पास एफ क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन तो क्या है, ये है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको ये बोलना है कि the rate of change in momentum is directly proportional to applied force। ठीक है, तो उससे क्या निकल के आएगा, F is equal to mass into acceleration। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ मूविंग ऑन, लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी कि कोई अगर m मास का ब्लॉक है और वो मोशन कर रहा है तो उसके पास मान लो कोई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, ये मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा मोमेंटम। अब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मान लो इनिशियली इसके पास u वेलोसिटी थी, लेकिन t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, तो मास तो वही रहेगा m। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज mv माइनस mu। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इट इन अ बॉडी इज नॉन एज इट्स मोमेंटम। ठीक है,
मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि वेलोसिटी से डायरेक्टली लिंक होती है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम इज अ मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, जो कि हमें पता है, ठीक है, हम कर चुके हैं। P is equal to mv, m mass v velocity. ऐसा यूनिट ऑफ अ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो अगर m की p की बात करूं तो p इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास की क्या ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो जो मोमेंटम है उसकी यूनिट क्या हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो किसी टी टाइम के लिए, तो आपका जो इम्पल्स है वो क्या हो जाएगा, आपका जो इम्पल्स है किसी टाइम इंटरवल के लिए आप जो फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या हो जाता है, एक झटका महसूस होता है थोड़े, क्योंकि वो एक बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लगता है। वैसे तो इम्पल्स जो है वो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लिखा जाता है कि कोई एक फोर्स आप किसी कम टाइम के लिए किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको एक झटका, एक इंपल्स फील होगा। तो व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज अ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल जिसके लिए वो फोर्स अप्लाई किया गया है, F इंटू डेल टी, ठीक है। तो क्या यहां से इस F को डेल P बाई डेल टी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स इज अप्लाइड, जो चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से इनटू डेल टी यहाँ आ जाएगा, डेल टी से डेल टी कट हो जाएगा। तो क्या इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आ गया, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो क्या दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए? बिल्कुल। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ठीक है। समझ में आ गया कि एक फोर्स किसी टाइम इंटरवल के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो जो इम्पल्स फील होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू वो टाइम इंटरवल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। नाउ मूविंग ऑन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मान लो ये इसको समझने का बहुत अच्छा है कि मान लो ये सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें पता है कि एक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स इस ब्लॉक को नीचे खींचने की कोशिश करता है, और कितना होता है वो mg। तो ये ब्लॉक फिर नीचे क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि अब तो बैलेंस फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं आ जा सकता? क्योंकि इस पे तो नीचे खींच रहा है ना अर्थ, तो नीचे क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि ये अगर इस सरफेस पर कोई फोर्स लगा रहा है ब्लॉक mg, तो ये सरफेस भी उसी मैग्नीट्यूड का इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रही है, वो कितना नॉर्मल, जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो क्या क्या बात यहाँ पर आई एक्शन की, जो लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या बोलता है कि जब किसी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कोई फोर्स लगाता है तो साइमल्टेनियसली, बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो दोनों काम होते हैं ना, एक्शन और रिएक्शन, ये साइमल्टेनियसली होती है। तो जो दूसरी बॉडी है वो उतने ही अमाउंट का फोर्स उस दूसरी बॉडी पे लगाती है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहती है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट क्या डायरेक्शन अपोजिट रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एक तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फोर्स है, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, ये अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, सेम बॉडीज पर नहीं लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्लॉक ने सरफेस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो सरफेस ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी पर एक्शन होगा और उसी बॉडी पर रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा तो उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वो पार्टिकल उस वाले फोर्स पर वापस लगाएगा, ठीक है, उस वाले पार्टिकल पर वापस लगाएगा। यानी कि अलग अलग बॉडीज पर एक्शन रिएक्शन फोर्स लगते हैं, इक्वल मतलब सेम बॉडीज पर नहीं लगते हैं, ठीक है। और साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं कि अभी फोर्स लगाया तो थोड़ी देर बाद वो रिएक्शन हो रहा है, अभी एक्शन किया, अभी फोर्स लगाया किसी ने, जैसे कि इसने mg अभी लगाया तो थोड़े टाइम बाद नॉर्मल लग रहा होगा, नहीं, साइमल्टेनियसली होता है। क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली होता है, जो भी होता है साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। और क्या होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं।
और मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन अपोजिट रहती है। सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस पर वो देख लेते हैं। तो ये कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो दिल्ली एनटीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो दिल्ली एनटीएससी में पूछा गया है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर उस पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं तो वो फोर्सेज का जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो बॉडी कहीं जाएगी नहीं, रेस्ट पर रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि ये वाली बॉडी है कोई, तो जितना फोर्स F1 ये है उतना फोर्स F2 ये है, और जितना फोर्स F3 ये है, और जितना फोर्स F4 ये है। तो अगर मान लें ये जो टोटल इनका रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, अगर वो मान लो जीरो आ जाता है तो बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आता है? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इफेक्ट ऑफ सम नॉन कोलिनियर फोर्सेस। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सेम लाइन में दो फोर्स नहीं है, सब कोलिनियर है। कि जैसे एक एक्सिस में लग रहा है तो एक वाई एक्सिस में लगेगा, एक वाई एक्सिस में लग रहा है तो एक जेड एक्सिस में लगेगा, सेम प्लेन में नहीं लगेगी। सो नॉन कोलिनियर फोर्सेस, देन the minimum number of such forces acting upon the body are। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए मिनिमम कितने फोर्स लगने चाहिए? तो देखो, एक मान लो एक्स एक्सिस में लग गया तो एक जरूरी है वाई में लगेगा और एक जरूरी है जेड में लगे। तो क्या मिनिमम फोर्सेस 3 लगने चाहिए? बिल्कुल। तो मिनिमम फोर्सेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर? मिनिमम फोर्सेस 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब एनटीएससी में पूछा गया है, अ बुलेट ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड, इट्स इम्पल्स विल बी। तो देखो, इम्पल्स मैंने अभी बताया चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हो आप? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो I इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब बुलेट ऑफ मास 60 ग्राम की बुलेट है जो किससे मूव कर रही है? 500 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी SI यूनिट में दी हुई है, तो अपन को इस मास को भी किस में चेंज करना पड़ेगा? SI यूनिट में, ठीक है। तो यहां सर देखो, फाइनली वो किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। तो क्या फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी? क्या फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी? क्योंकि फाइनली उसको किस पे आना है? रेस्ट पे आना है। तो रेस्ट पे आ गया तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो क्या v की वैल्यू 0? तो क्या ये टर्म 0 हो जाएगी? बिल्कुल। माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कितना? 60, और इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 500। तो 30 से 30 कट हो गए, तो ये कितना आ गया? -30। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इम्पल्स को हम लिखते हैं फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और टाइम इंटरवल के लिए सेकंड, तो -30 न्यूटन सेकंड, -30 न्यूटन सेकंड। यह क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर हो गया? -30 न्यूटन सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। Now next question, a bullet of mass 10 gram moving with a speed 100 meter per second is embedded in a block of 1 kg which is initially at rest. The final velocity of the system will be। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि F इज इक्वल टू dp बाई dt, या फिर इसको आप लिख सकते हो डेल टी बाई डेल टी, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अगर F 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो क्या ये इसको क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो डेल P मतलब डेल P कितना हो जाएगा? 0। डेल P कितना हो जाएगा? क्योंकि F 0 है तो डेल P कितना हो गया? 0, यानी कि चेंज इन मोमेंटम 0। चेंज इन मोमेंटम
इज जीरो। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हो गया कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम यानी मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले जो सिस्टम का मोमेंटम था अभी भी सिस्टम का मोमेंटम वही रहेगा, ठीक है। तो मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर हमें वही अप्लाई करना है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाता है अगर अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो यहां पर, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके डन। तो नाउ देखो, अभी अगर मैं इसमें लगाऊं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दोनों इक्वल है, सॉरी इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल है, वो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ तो 100 ग्राम का मास का जो बुलेट है वो 100 मीटर 10 ग्राम मास का जो बुलेट है वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किस में जाके घुस गया, ब्लॉक में जाके घुस गया, ठीक है। तो क्या फाइनली दोनों जो ब्लॉक रेस्ट पे था, जो ब्लॉक किस पे था, इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि ब्लॉक की वेलोसिटी पहले जीरो थी, तो वेलोसिटी सिर्फ इनिशियली किसके पास थी, बुलेट के पास थी, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ किसके पास थी, बुलेट के पास थी। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं यहाँ पर तो बुलेट का मास कितना, इसको किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और इसका बुलेट का मास कितना, 100, ठीक है। बुलेट की वेलोसिटी कितनी, 100 मीटर पर सेकंड, प्लस ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। फाइनली क्या हुआ, फाइनली जब ये इसमें आके घुस गया तो क्या ब्लॉक का मास और जो बुलेट का मास है वो टोटल मास जुड़ जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी बात करूं तो 1000 जीरो से जीरो हो जाएगा, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 कितना बन जाता है, 0.01 ग्राम, 0.01 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, दोनों ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएगा दोनों का, बिल्कुल, क्योंकि दोनों अब उसमें बुलेट किस में आके, ब्लॉक में आके घुस गई। और वेलोसिटी किससे चलेंगे ये दोनों, जब ये उसमें आके घुस जाएगी बुलेट ब्लॉक में तो फिर पूरा सिस्टम किस वेलोसिटी से चलेगा वो वेलोसिटी हमको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 30 से 30 कट हो गए, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.01 इंटू वेलोसिटी v निकालना है हमको, v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.01। तो अप्रोक्सीमेटली क्या मैं इसको 1 ही मान लूँ, तो अगर मुझे अप्रोक्सीमेटली आंसर देना पड़े, अब देखो मेरे पास आंसर है 0.5, 1.5 और 2 और एक है 1, तो सबसे ज्यादा नियरली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो अप्रोक्सीमेटली जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन आपको ऑप्शन में देख के पता चल जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जो कि है ए, राजस्थान एनटीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A retarding force of 50 न्यूटन is applied to a body of mass 50 kg। एक 50 kg की बॉडी है जिसमें 150 न्यूटन का मास लग रहा है, 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, विच इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। जो किससे मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था ये मास, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे आ जाता है, उस फोर्स को लगाने के बाद वो कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आ जाता है, तो हमें वो टाइम बताना है जिसके बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, जिसके बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, गॉट इट, बिल्कुल। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 150, कितना मास है बॉडी का, 50, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 50, कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें वो टाइम बताना है जिसके बाद वो ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता है। तो न्यूटन मोशन के फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनली तो ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर रिटार्डिंग हो रहा है
क्योंकि ब्लॉक के पास पहले वेलोसिटी थी, फिर उसके बाद वो रेस्ट पे हो रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डिंग, ये फोर्स रिटार्ड कर रहा है बॉडी को, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेना पड़ेगा, कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमको निकालना है, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 सेकेंड, इज इक्वल टू 10 सेकेंड। बिल्कुल पता चल गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली एनटीएससी में पूछा गया है, दिल्ली एनटीएससी में पूछा गया, अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1 and the then covered in first 20 second is S2, then relation बताना है S1 और S2। देखो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली क्या बात है, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, यानी कि हमें पता है F इज इक्वल टू क्या पता है हमको ma, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि पूरी होल जर्नी उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमको पता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो हम क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल। तो क्या हम यहाँ न्यूटन्स की जो जो मोशन की इक्वेशन है, सारी जो मोशन की इक्वेशन है, क्या वो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इनिशियली तो ब्लॉक किस पे, जो पार्टिकल था वो किस पे था, रेस्ट पे था, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0, तो क्या ये टर्म तो बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो अगर S1 की बात करूं तो 10 सेकेंड में कितनी हो जाएगी S1, हाफ A 10 का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या S2 के लिए भी एक्सेलरेशन सेम रहेगा, बिल्कुल। तो S2 की अगर मैं बात करूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, S2 की मैं बात करूं तो S2 कितना हो जाएगा, हाफ A T की वैल्यू कितनी 20 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको देखो आप करोगे तो 400 आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू हाफ A 400, ठीक है। 4 को आप बाहर कॉमन ले लो, 4 को आप बाहर कॉमन ले लो तो कितना हो गया, S2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर जो 4 आप बाहर कॉमन ले लोगे तो ये 100 रहेगा, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, तो हाफ A 10 का स्क्वायर। फिर समझो यहाँ पर 400 में से 4 ये बाहर निकाल लिए, हाफ A को वैसा का वैसा लिख दिया। अब जो 100 अंदर बचा उस 100 को मैंने क्या लिख दिया, 10 का स्क्वायर। अब आपको दिखाई देगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट S1 इज इक्वल टू हाफ A 10 स्क्वायर, हाफ A 10 स्क्वायर, तो क्या इसको मैं S1 लिख सकती हूँ 4, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी S1। तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4S1, यानी कि 20 सेकंड में कितना चलेगा वो 4 टाइम्स ऑफ S1। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। S2 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ S1, यानी S1 का 4 टाइम्स वो चलेगा 20 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ मोशन का पूरा अच्छे से हमने क्वेश्चंस भी किए और थियरी भी पढ़ी, ठीक है। तो ऐसे और मोर अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।